बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद हमारे सामने जो तफसील आ रही है, जो ISPR की जानिब से बताया गया है, उसमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए ये खबर एक दुनियावी सुपर पावर के साथ ताल्लुकात के हवाले से अच्छी करार दी जा सकती है, बाज़ल्क़े करार देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस पर बहुत खुश है। बट एज आई सी, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो तफसीलात आ रही है उनकी बात करते हैं। फिर जनरल फैज हमीद का केस। जनरल फैज हमीद के केस में मैंने ये देखा कि कुछ मखसूस सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया लेकर मुसलसल कुछ शोर कर रहे थे, उनके लिए एक ऐसी खबर है कि अब वो तमाम के तमाम जो बातें कर रहे थे उसमें झूठे साबित हो रहे हैं। इसकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसराइल पर एक और बड़ा हमला ईरान की जानिब से ठीक ठाक बड़ा हमला किया गया है। इस बड़े हमले की भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो ISPR की जानिब से बताया गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से। देखिए, ISPR का ये कहना है कि ये मुलाकात शेड्यूल्ड थी 1 घंटे के लिए। ये मुलाकात बढ़कर 2 घंटे की हुई। मुलाकात जबरदस्त रही। मुलाकात में जो तिजारत है उस पर, सिक्योरिटी के मामलात पर, और फिर उसके बाद खत्ते की सूरत हाल पर बात हुई। और जो शिराकतदारी है दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसकी बुनियाद रीजन भी है, जिसकी बुनियाद तिजारत भी है, उन तमाम चीजों पर जो शिराकतदारी है बेस करती हुई, उस शिराकतदारी के लिए ये मुलाकात अच्छी खबर है। ये ISPR की जानिब से दी गई मालूमात का खुलासा है। इन मालूमात में अहम चीज क्या है? इन मालूमात में ISPR की जानिब से बताया गया, जो हमें ट्रंप की जानिब से पता चल रहा था कि कैबिनेट रूम में ये मीटिंग हुई, लंचियन हुआ, और फिर उसके बाद जो है ये मीटिंग जो थी उसमें पाकिस्तान की जानिब से मौजूद थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक साहब, यानी कि DGSI आसिम मलिक साहब। और उस जानिब से मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके वजीर खारिजा मार्को रूबियो और उनके मशरिक वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ। अब अगर आप वहां की जो 3 रुकनी टीम है उसको देखते हैं तो ये तीनों जो हैं ये अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। वहां से कोई जनरल, वहां की स्टैब्लिशमेंट का कोई हिस्सा मौजूद नहीं था। यहां की हुकूमत का कोई हिस्सा मौजूद नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लिहाज से करार दिए जा सकते हैं कि वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। वैसे भी जो DGSI होता है वो DGSI ऑन पेपर रिपोर्ट करता है वजीर आजम को, बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है हमें अंदाजा है। तो इसलिए यहां से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी और वहां से अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो बात होती है वो अगर हुकूमत से हो रही हो तो फिर हुकूमत करती है, तो हुकूमत से तो बात नहीं हो रही। हमेशा से हमने देखा है कि आलमी ताकतों को भी अंदाजा है कि पाकिस्तान में फौज की जो ग्रिप है मामलात पर वो बहुत ज्यादा होती है, और फौज उस ग्रिप के साथ फैसले करती है। पाकिस्तान में वो जो होता है कि शॉट्स कौन कॉल करता है, तो फौज कॉल करती है, ये अंदाजा है। तो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत इसमें नहीं थी। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस हुकूमत को हाइब्रिड प्लस सिस्टम में दिए गए नुमाइंदे मोहसिन नकवी, ISPR की जानिब से बताई गई मालूमात के मुताबिक वो भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे, उनके बारे में भी नहीं बताया गया। तो फिर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थी और सामने अमरीकी हुकूमत थी। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि इसको अच्छी खबर करार दिया जा सकता है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन हुकूमत के लिए, अगेन, हुकूमत खुश है, शहबाज शरीफ साहब खुश हैं। इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात करते हुए काबीना में भी कहा कि जबरदस्त अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी होती है बैनुल अक़वामी सतह पर, ये इस तरह से होता नहीं है जिस तरह से हुआ है। एक तो मुझे इस पर बात करनी थी कि अभी ISPR की जानिब से बताया गया है। दूसरा, फैज हमीद साहब का मामला। फैज हमीद साहब जो इस वक्त
कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और इफ प्रूवन गिल्टी तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उनको सजा जो है वो दे दी जाएगी आरबी कवानीन के तहत। जो उनका मामला है उसमें हमने देखा कि नून लीग की सहाफी खासतौर पर ये बड़े जोरों शोर के साथ बता रहे थे कि फैज हमीद के मामले में आप देखें फैज हमीद रो पड़े, फैज हमीद ने अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के जरिए राब्ता किया है अफवाज पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत से और कहा है कि उनके मामलात में जरा नरमी बढ़ती जाए। ये हमें नून लीगी सहाफियों ने सोशल मीडिया पर आकर, और ये मीडिया पर नहीं बताया, ये सोशल मीडिया पर आकर बार बार बताया कि ये हो रहा है, ट्रायल बहुत तेजी से चल रहा है और इस ट्रायल का फैसला मैं जावेद चौधरी साहब को देखूं, फिर उसके बाद में मुनीफ फारूक साहब को देखूं, कुछ दीगर लोगों को देखूं, तो वो बार बार बता रहे थे कि इस ट्रायल का फैसला बस किसी भी वक्त हमारे सामने इसका फैसला आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। एक दो ऐसे सियासतदान भी जो कुव्वत नाफिजा की नुमाइंदगी करते हैं वो भी ये बार बार बात कर रहे हैं। तो अब हमें खबर ये मिल रही है मियां अली इशफाक साहब, जिनकी सरबराही में एक कानूनी टीम फैज हमीद साहब की इस केस में नुमाइंदगी कर रही है, वो मियां अली इशफाक साहब ये बता रहे हैं कि इस केस पर किसी भी किस्म की कार्रवाई 3 हफ्तों से मुअत्तल है, 3 हफ्तों से। तो जो दावा किया जा रहा था कि बहुत तेजी से चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उन तमाम लोगों को या तो जहां से खबर मिल रही थी वहां से कुछ भी दे दिया गया और उन्होंने चला दिया, इसको उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया, या फिर उन्हें पता ही नहीं था और वो एमी फेंके जा रहे थे। यही 2 चीजें हो सकती हैं, क्या तो बताया ही गलत गया या वो एमी फेंके जा रहे थे। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मियां अली इशफाक साहब ने खुद इस फौजी अदालत में ये दरखास्त डाल दी है कि इसकी कार्रवाई जो है वो जरा तेजी से आगे बढ़ाई जाए। कुछ 3-3.5 हफ्तों से मुअत्तल है, तो जरा तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो अपने खानदान के हमरा बैरून मुल्क जाना चाहते हैं छुट्टियों पर। तो वकील साहब जो हैं वो कह रहे हैं जल्दी करने, लेकिन उस फौजी अदालत में कार्रवाई अभी मुअत्तल है। जाहिर है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले कुछ अरसे में, तो हम इंडिया के साथ एक लड़ाई की कैफियत में थे, फिर खित्ते की सूरत हाल है, फिर दीगर मामलात हैं और उसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं जो हमारे सामने नहीं है। तो ये कार्रवाई 3 हफ्तों से मुअत्तल है। अब वकील साहब खुद दरखास्त कर रहे हैं कि इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएं, मुझे बैरून मुल्क जाना है। तो मियां अली इशफाक साहब ये कहते हैं कि इस दरखास्त के बाद मुमकिन है कि किसी भी वक्त ये कार्रवाई शुरू हो जाए, मगर हमारे यहाँ ये दावा किया था कि फैज हमीद साहब रो पड़े हैं, फैज हमीद साहब परेशान हैं, फैज हमीद साहब ने राब्ते करने की कोशिश की है और फैज हमीद जो है जब उसे भुगतना पड़ेगा तो फैज हमीद के साथ भुगतना पड़ेगा बानी पीटीआई इमरान खान को, यानी वो तो इमरान खान कहते हैं ना बानी पीटीआई, तो इमरान खान को भी भुगतना पड़ेगा और देखिएगा इमरान खान के साथ क्या होता है। ये दावे किए जा रहे थे। तो फैज हमीद साहब का केस रूटीन से थोड़ा सा, क्योंकि फौजी अदालत है, वहां पर ये तो नहीं होता ना जिस तरह सिविल अदालत में पेंडेंसी होती है 56,000 केसेस की, 60,000 केसेस की, और या तमाम अदालतें अगर मिला लें तो लाखों केसेस की पेंडेंसी होती है, वहां ये नहीं होता। तो वहां ये मामला बहुत सुरत के साथ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी वकील साहब दरखास्त कर रहे हैं कि इसको तेज करने, ये हमारे सामने सिचुएशन है। इसके बाद अब बात, ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया है। इस बड़े हमले के नतीजे में हमें सुरोका नाम का हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। और मैंने देखा कि इसराइल ये बता रहा था कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया गया, यहाँ मरीज हैं, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ फैमिलीज हैं, इस पे हमला किया गया है। गजा में जो पनाह गुज़ीन थे, जब घरों पर मार दिया गया, पनाहगाहों में शेल्टर्स पे मार दिया गया, तो उसके बाद अस्पतालों में भी मारा गया। ये किया है इसराइल ने, और इसराइल जो है वो अब उसी तरह से हमें बात करता हुआ नजर आ रहा है कि देखें हमारे बच्चों पर, औरतों पर हमला हो रहा है। हालांकि वो उन्होंने शेल्टर बनाए हुए हैं, उन शेल्टर्स में छुपने के लिए, उन बंकर्स में छुपने के लिए उनके पास इनफ जगह मौजूद है। और यहाँ जो ईरान के बंकर्स हैं, उन बंकर्स में उनका जौहरी जो तवानाई का सिस्टम है वो है, और उन बंकर्स के लिए अब अमेरिका से B-2 बॉम्बर तैयारे मंगवाए जा रहे हैं कि वो बॉम्बर तैयारे आ जाएं जो इसराइल के पास नहीं है, तो वो आकर उन बंकर्स को हिट करें। और इतना वजनी और इतना बड़ा बम कि वो बम जो है वो इतना बड़ा तैयारा भी 2 बम कैरी करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। तो ये ईरान के खिलाफ इसराइल की डिमांड है कि ये किया जाए अमेरिका की जानिब से, और अपने लोगों को बंकर्स में ले जाते हैं।
کیونکہ وہاں سے جب ایک میزائل ہٹ ہوتا ہے تو کچھ 20-25 منٹس ہوتے ہیں کہ وہ بنکر میں جا کر چھپ سکیں. یہ میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون جو موجود ہیں اسرائیل میں، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو جو عمارتیں ملبے کا ڈھیر نظر آ رہی ہیں اس کے باوجود ہلاکتوں کی خبر کم ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں سے میزائل اڑنے کے بعد جو ان کے ہاں سائرن بجتے ہیں، ان سائرنز کے بجنے کے بعد یہاں پر چھپنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ وقت 20-25 منٹس کا ہوتا ہے، انف ٹائم ہوتا ہے، اس لیے یہ کر پاتے ہیں. اب اس سچویشن میں اور کیا ہوا ہے، حزب اللہ نے کہا ہے کہ خامنائی صاحب کو قتل کی دھمکیاں دینا ایک انتہائی احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے اور امریکہ کو اس سے باز رہنا چاہیے. روس امریکہ کو باز رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، چین امریکہ کو باز رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کر ایران پر حملہ کرو، اور فوری طور پر اس کشیدگی میں کمی کرنی ہوگی. اسرائیل کو یہ چائنا کی جانب سے بتایا گیا ہے، کیونکہ حملہ اسرائیل نے کیا، اس کے بعد مسلسل بڑے حملے اور شخصیات کو ایلیمنیٹ کرنے کا کام اسرائیل کر رہا ہے، اور ایران کے خلاف ایکٹ آف وار مسلسل انجام دیے ہیں اسرائیل نے. اب نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ اسپتال پر آپ نے حملہ کیا، آپ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. یہ نیتن یاہو کی جانب سے کہا جا رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے کہیں نہیں چھوڑا، جب اسپتالوں میں بھی حملہ کر دیا گیا اور اس کے بعد بچے نکلے ہیں، قافلے نکلے ہیں، اور ہم نے معذور لوگوں کو بھی ویل چیئرز پر اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو، یعنی ویل چیئر کو دھکا دینے والا بھی ایک ہاتھ ہے اور پھر اس کے بعد ایک پاؤں ہے اور وہ ویل چیئر کو بیساکھی کی مدد سے دھکا دیتے ہوئے جا رہا ہے. تو ہم نے ان قافلوں پر بھی حملے دیکھے ہیں، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کیا ہے اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. اب یہ جو سجیل میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے، ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر اور اس سے آگے تک مار کرنے والے میزائلز ہیں، اور یہ جو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمول کے ایرانی میزائلز جو ہیں ان سے زیادہ پے لوڈ لے جا سکتا ہے. 2 مرحلوں پر مشتمل سجیل 2 میزائل ایک ٹھوس ایندھن سے چلنے والا میزائل ہے، اس لیے اس میں ایندھن بھرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سجیل 2 میزائل کو لانچ کرنے کے لیے تیاری کا وقت کم ہو جاتا ہے. یہ میزائل جو ٹھوس ایندھن کے انجن پر مبنی ہے، دوسرے ایرانی میزائلز کے مقابلے میں لانچ کرنے میں زیادہ درست اور تیز سمجھا جاتا ہے، اور اس میں 500 سے 600 کلو گرام وزنی وار ہیڈ ہوتا ہے. یہ 2000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ، اور یہ 600 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے. یہ اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں استعمال ہونے والے بیلسٹک میزائلز ہیں، اور 65 لوگ زخمی ہوئے ہیں. وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ انف ٹائم ہوتا ہے. 65 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ہم تل ابیب کے مناظر، ان کے اسکریپرز کو دیکھ رہے ہیں، آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، دھواں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی نے ایسے ادھیڑ کے رکھ دیا ہو. وہ عمارتوں کی حالت ہے، اور یہ غزہ سے کچھ ملتے جلتے مناظر ہیں، لیکن جو غزہ کا حال کیا گیا تھا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے جس پر اسرائیلی حکام اتنا واویلا کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.